नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग टेंस में आगे बढ़ेंगे और पिछली वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर हम समय से समाप्त कर दिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आगे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन देखते हैं हम लोग ख़त्म कर पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हो गया कि जिसे आप कह सकते हो वर्तमान जारी काल या समय, ठीक ना। वर्तमान जारी मतलब वर्तमान जारी का मतलब क्या हो गया कि ये वर्तमान में क्रिया चलती रहेगी, ठीक है ना। तो इसका हिंदी में जो पहचान होगा, इसको हिंदी में आप कैसे पहचानेंगे कि इसके वाक्य के अंत में, ठीक है ना, अंत में रहा है, रही है और रहे हैं ऐसे शब्द दिए रहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि ये जो टेंस है इसका हिंदी वाक्य देखोगे तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आएंगे। क्लियर है, समझ में आया। अब जो है इंग्लिश में इसकी पहचान करनी हो तो आप हेल्पिंग वर्ब से करते हो, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज होता है, एम होता है और आर होता है। बात समझ में आ रही है। जैसे आप इंडिफिनिट में ता है, ती है, ते है हिंदी में देखा था, इंग्लिश में डू और डज देखा था। यहाँ पर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा। ये बात क्लियर हो गया। अब आगे देख लीजिए कि इज का प्रयोग आप एक वचन के साथ करते हो। एक वचन जो कर्ता आपका होता है, तो एक वचन कर्ता आप पढ़ चुके हो कि ही होता है, सी होता है, ईट होता है, या कोई नाउन हो जाए, ठीक है ना, कोई नाउन हो जाए। तो अब नाउन में भाई कलेक्टिव नाउन नहीं होनी चाहिए, मतलब आप यहाँ पर जिसे नाम दे देते हैं, नाम हो गया या कोई एक जानवर हो गया, तो एक ही हो, कलेक्टिव नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। मतलब समूह में नहीं रहना चाहिए, यानी एक वचन में रहना चाहिए। कुत्ता एक वचन है, कुत्ते कह दिए तो बहुवचन है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। और आई के साथ एम का प्रयोग होता है और इसका जो प्रयोग होता है ये बहुवचन वचनकर्ता के साथ होता है। बात समझ में आ गया। बहुवचन कर्ता के साथ, तो बहुवचन आप पढ़े हो, यू होता है, आई तो यहाँ आएगा नहीं, ठीक है ना। आई के बाद यू के बाद दे होगा, ठीक है ना, वी होगा, ठीक ना। उसके बाद जो आपके मतलब जिसे आपने डॉग्स कह दिया, ठीक ना, या जो कलेक्टिव नाउन होते हैं प्लूरल में प्रयोग होते हैं, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग। चूंकि पहले वीडियो में मैं इनके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, इसीलिए पूरा नहीं बता रहा हूँ, आप इतने से समझ जाइएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, इसका पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो चले देखे दोस्तों, पहला आप पढ़ेंगे इसका सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। तो सिंपल सेंटेंस में आपका जो रूल होगा वाक्य बनाने का, जो रूल होगा वो क्या होगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर, बस यही होगा, ठीक है। और मेन वर्ब कहाँ गया, मेन वर्ब, और इसमें आई एन जी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा फिर रिमाइंडर होगा। बात समझ गए ना। देखो आप लोगों को हमने बताया था ना, सिंपल का बस एक ही नियम होता है। आप पहले वाला इंडेफिनिट का भी उठा कर देखिएगा, सिंपल का यही रूल हमने बताया था। हमने क्या कहा था, बस ये और ये चेंज हो जाते हैं, कहीं पर इसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कहीं सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, कभी इंग फॉर्म। तो कंटिन्यूअस यहाँ भी होगा, जिस टेंस का भी कंटिन्यूअस आप पढ़ोगे उसमें इंग फॉर्म ही आएगा, मतलब उसके मेन वर्ब में आई एन जी ही जोड़ना है आपको, ठीक है ना। बस कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो किसी टेंस का हो। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपने देख लिया, इज एम आर होता है, तो यहाँ हम आवश्यकता अनुसार इज एम आर लगा लेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि राम स्कूल जा रहा है, तो अब देख लो सब्जेक्ट क्या है जी, तो कहोगे राम है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। क्यों आएगा कि राम एक है। उसके बाद क्या मेन वर्ब, तो जाना, तो जाना मतलब गो हो गया। गो में क्या लगाओगे, आई एन जी, तो गो ही हो गया।
ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, तो टू स्कूल डाल दोगे। बात समझ में आ गया ना कि राम इज गोइंग टू स्कूल। बात समझ में आ रहा है। जैसे मैं कहूँ कि चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, क्या लिखा, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे, बर्ड्स आर लिखोगे। क्यों आर, देखो सब्जेक्ट बर्ड्स हो गया, हेल्पिंग और आर, आर मतलब इसलिए क्योंकि ये बहुवचन में है इसलिए बहुवचन का लगेगा। उसके बाद उड़ना का होता है फ्लाई, और आईएनजी लगा दो, फ्लाइंग हो गया। कहाँ उड़ रही है, आकाश में, इन द स्काई हो गया। बोलो बात समझ में आ गया। तो इसी तरह आप बना लेंगे, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया होगा अब तो, किसी तो कोई भी होगा, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा भी लूँ तो भी क्या बना सकते हो, जैसे मैंने कहा कि सोहन अपने घर में कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहा है। तो देखिए ये बड़ा दिख रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं है। हमको हमेशा क्या, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी को तो संभालना होता है, बाकी किसी को आप कहीं भी लिख दो। बात समझ रहे हैं ना। तो देख लो तो देखिए आप क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट सोहन लिख दोगे, चलो लिख दिया, सोहन आपने लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। क्यों आएगा कि सोहन एक वचन है। उसके बाद मेन वर्ब उसका पढ़ना, तो पढ़ना का मतलब रीड होता है, उसमें आईएनजी लगा दो, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसी के जस्ट आगे होता है, मेन वर्ब के जस्ट आगे ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या है, बुक, रीडिंग बुक, किताब पढ़ रहा है, ठीक है ना। कैसे भैया, बैठ कर, तो टू सिट बैठ कर, कामा चेयर पर, तो पर मतलब ऑन द चेयर, ठीक है ना, ऑन द चेयर। उसके बाद कहाँ भैया, घर में, अपने घर में, तो मे का इन हो गया, और हिज हाउस। बोलो बात समझ में आ गया, इन हिज हाउस। बोलो समझ गए ना, क्लियर, समझ में आ गया। तो बड़ा हो छोटा हो कोई मतलब नहीं, आप बना सकते हैं, बशर्ते आप नियम जो ये बताया जा रहा है ये याद कर लें। ये आपको आना चाहिए कि कौन पहले लिखा जाएगा कौन बाद में लिखा जाएगा, यही, और यही सब में रहेगा। ऐसा नहीं कि हर टेंस में बदलेगा। बेटा एक टेंस आपका क्लियर हो गया ना तो बाकी सारे टेंस आपके इजी हो जाएंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, किसी का भी सिंपल सेंटेंस होगा, कोई सा भी टेंस हो, उसका सिंपल सेंटेंस का नियम यही होगा। बस चेंज क्या होगा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। बात क्लियर हो गया ना। अब आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस को करते हैं, है ना। तो आपका नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य, है ना। मतलब इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ये जानते हैं। तो इसका जो रूल होगा वो क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, फिर नॉट लिखते हो, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर रिमाइंडर लिख दोगे। ये नेगेटिव का होता है। और यही नेगेटिव आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखा था कि नेगेटिव का यही नियम बताया गया था, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए कि लिख दें कि राम अपने गांव नहीं जा रहा है, ठीक है ना। राम अपने गांव नहीं जा रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है, राम है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ये जाएगा। फिर क्या लगाओगे, नॉट। क्यों, नियम को फॉलो करो, अपने से कुछ नहीं करना है। नॉट, फिर क्या है, मेन वर्ब मतलब जा रहा, तो जाना का वो, आईएनजी लगा दिया वही। उसके बाद कहाँ, अपने गांव, अपने गांव, तो हिज विलेज, क्या हो गया, हिज विलेज। क्लियर, बात समझ में आ गया, हो गया ना, समझ में आ गया। अब जैसे मैं कहूँ कि चलो लिखा, गीता
अपने घर में, ठीक ना, खाना बना रही है। बात समझे? तो अब देखो क्या हुआ कि सब्जेक्ट यहाँ कौन है, तो कहोगे जी गीता, है ना। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। उसके बाद ओ सॉरी, खाना बना नहीं रही है ना, नहीं बना रही है, खाना नहीं बना रही है, क्योंकि निगेटिव पढ़ रहे हैं ना। तो इज के बाद नॉट, नॉट लिख दिया। और उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब क्या है, खाना बनाना। खाना बनाना का मतलब क्या हो गया, कुकिंग। कुक होता है बनाना, और आईएनजी जोड़ दिए, कुकिंग हो गया, ठीक है ना। नहीं बना रही क्या, खाना, कुकिंग फूड। ऐसे कुकिंग ही कर देंगे तो भी सही हो जाएगा, कुकिंग फूड भी डाल सकते हैं। कहाँ भैया, अपने घर में, इन हर हाउस। देखो मैं ऐसा वाक्य क्यों लिया, क्योंकि यहाँ अपने के लिए हिज लिखा और यहाँ अपने के लिए हर लिखा। तो आप समझ जाइएगा कि अपने के लिए जब लड़का होगा तो हिज आएगा, और जब अपने के लिए कोई लड़की होगी तो उसके लिए हर का प्रयोग करोगे। तो ये बात भी आप सीख लीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। मैं बाद में बता दूंगा कि अपने के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए किसका प्रयोग आप करोगे, ये बताऊंगा भी। तो ये निगेटिव सेंटेंस भी आपका क्लियर हो गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अब आप पढ़ेंगे इंटेरो इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब आप समझ गए कि प्रश्नवाचक होगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा, है ना। और इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न आपसे दो तरीके से पूछे जाते हैं, आपको पहले ही वीडियो में बताया था। चलिए, हो सकता है आप ना देखे हो तो याद रखिए, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आए, मतलब शुरू में ही आ जाए, जैसे में। तो इसके लिए आपका रूल क्या बनेगा, इसका जो रूल होगा वो पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगा दोगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो देखिए ये भी इंट्रोगेटिव का ये जो नियम है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव अगर देखेंगे तो आपको यही नियम दिखेगा, बस चेंज कहाँ है, मेन वर्ब में आईएनजी लग गया, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी। तो क्रम रखने का यही होगा, आप ध्यान से पढ़िए, क्रम रखने का यही होगा, बस यही दोनों बदलते हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में क्या, यही बदलते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे मैं कह दूं, क्या राम अपने पिताजी के साथ गांव जा रहा है। बात समझे, क्या राम अपने पिताजी के साथ गांव जा रहा है। तो क्या आ गया, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज। क्यों आएगा, क्योंकि कर्ता यहाँ पे राम एक वचन है, तो जब ये कर्ता एक वचन होगा तो इज का प्रयोग करते हैं, जब बहुवचन हो तो आर का प्रयोग करेंगे, जब मैं होगा तो आई का प्रयोग, सॉरी एम का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गया। अब देख लीजिए, ये हो गया तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, तो लास्ट में हमेशा मेन वर्ब होता है, तो जाना, तो गो, उसमें आईएनजी लगा दीजिएगा, गोइंग हो जाएगा। अब कामा भैया ऑब्जेक्ट क्या है उसका, गांव, तो हो गया टू विलेज। बात समझ रहे हैं ना, विलेज। अब का भी उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, तो क्या है, के साथ, अपने पिताजी के साथ, तो के साथ के लिए क्या होता है, विथ होता है। अपने पिताजी मतलब हिज हो जाएगा, और पिताजी मतलब फादर होता है। तो बोलो, बात समझ में आ गया। केसराम गोइंग टू विलेज विथ हिज फादर, बात समझ में आ गया। अब जैसे मैं कह दूं क्या वे सब कक्षा में शोर मचा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ भी क्या पहले आया, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या आएगा, तो आर आएगा। क्यों आर आएगा,
क्योंकि अब ये सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन का हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे तो वे का क्या होता है, दे। वे सब भी, दे ऑल मत कर देना कि दे ऑल, दे खुद बहुवचन है तो दे ऑल करने का कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, मेन वर्ब। सब्जेक्ट तो हो गया, अब मेन वर्ब क्या है, शोर मचाना। तो मेक, किंग, मेक अ नॉइस होता है तो मेक में आईएनजी जोड़ोगे, मेक अ नॉइस। बात समझिए, मेकिंग अ नॉइस कहाँ भैया, ऑब्जेक्ट क्या है, कक्षा में, तो इन द क्लास, इन द क्लास। बोलो बात समझ गए, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करूंगा ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा तेज बता रहा हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे आप समझ चुके होंगे, क्योंकि उधर 6 सेंटेंस पढ़े, इधर भी कुछ पढ़ रहे हैं, तो स्पीड आपकी बढ़ रही होगी, इसकी वजह से थोड़ी जल्दी से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो अब इसका ए वाला आपने देखा था, अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का, है ना। इंट्रोगेटिव का बी पार्ट में क्या होगा कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होगा ना, प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वो कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में आएगा, वाक्य के बीच में आएगा, बीच में आए तब उसका जो रूल होगा आपका वाक्य बनाने का, वो क्या होगा कि पहले तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखोगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर जो है कि आप मेन वर्ब लिखोगे, उसमें आईएनजी लगा दोगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमाइंडर। बात समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो ये फॉर्मेट में ही आपको करना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, जैसे मैं कहा कि राम अपने गांव क्यों जा रहा है। बात समझे, क्यों जा रहा है, क्योंकि पेट का एग्जाम आने वाला है इसीलिए जा रहा है। बात समझे कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो जाए तो जाए, हम लोग इसको बनाए वाई, है ना। पहले क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई होता है। बात समझ रहे हैं, वाई हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ड, राम एक वचन है तो क्या लगाओगे, इज लगाओगे। फिर सब्जेक्ट क्या है तो कहोगे राम है। फिर मेन वर्ब क्या है तो कहोगे जाना, तो गो, और उसमें आईएनजी लगा दोगे तो गोइंग। ऑब्जेक्ट अब आएगा तो गांव है, तो अपने गांव ना, अपने गांव, तो हिज विलेज। आप बोलो समझ में आ रहा होगा, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। वाई इज राम गोइंग टू हिज विलेज, क्लियर है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग, ठीक है ना, आप लोग दिल्ली कब आ रहे हैं, ठीक है ना। बात समझे। तो अब यहाँ कब आ गया बीच में ना जी, तो आप इसको पहले लिखोगे व्हेन। बात समझ में आ रहा है, व्हेन दिखाई दे रहा है ना, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर होगा, क्यों आर होगा, क्योंकि आप लोग बहुवचन है तो आर हो गया। उसके आप लोग का क्या होता है, यू होता है, ठीक है ना। बात समझ में, यू पीपल नहीं कहेंगे, ऐसा मत कर देना कि आप लोग है तो यू पीपल, ऐसा नहीं। आप खुद बहुवचन है तो यू हो गया, और मतलब मेन वर्ब, उसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, आना, आना का होता है कम, और आईएनजी जोड़ दो तो हो गया कमिंग। कहाँ भैया, ऑब्जेक्ट है दिल्ली, टू दिल्ली। बात समझ में आ गया, दिल्ली, क्लियर है ना। थोड़ी उर्दू में लिख दे रहे हैं, समझ पा रहे हो ना आप लोग, क्लियर है ना। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, आगे देख लेते हैं। चले दोस्तों, तब आगे देख लिया जाए। अब हम पढ़ेंगे इसका इंटेरो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, है ना, नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ गया। मतलब क्या होगा कि अब ये प्रश्नवाचक, वाचक और नकारात्मक वाक्य होगा। बात समझे, मतलब इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नेगेटिव भी होगा। तो इसका अर्थ क्या निकला आपका, कि इसका अर्थ ये निकला कि भाई अब इंट्रोगेटिव है तो 2 सेंटेंस बनेगा और दोनों में नहीं रहेगा। बात समझे। तो हम पहले ए वाला कर लेते हैं,
तो ए वाला मतलब क्या हो गया, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आए, ठीक है ना, पहले आए। देखिए केवल क्या ही आता है पहले, बाकी कोई वह आता नहीं है, इसीलिए क्या लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपका रूल बनेगा क्या, जो आपका रूल होगा वो क्या होगा, पहले तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर नॉट लिखोगे, फिर मेन वर्ब लिखोगे और उसमें आईएनजी लगा दोगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमाइंडर। बोलो बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई ले लेते हैं, जैसे क्या राम अपने अपने दोस्त के साथ पिकनिक पिकनिक पर नहीं गया, नहीं जा रहा है। बात समझे, क्या क्या राम अपने दोस्त के साथ पिकनिक पर नहीं जा रहा है, तो पहले क्या आ गया ना, तो क्या आ गया, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट राम है, राम जाने का काम कर रहा है ना, तो राम है तो एक है इसलिए इज लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखो तो सब्जेक्ट में राम ही आ जाएगा। उसके बाद नॉट है तो नॉट लिख दो। उसके बाद मेन वर्ब का मतलब गो है तो उसमें आईएनजी लगा दो, गोइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट हमने कहा था मेन वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट होता है, तो कहाँ है भैया, पिकनिक पर, तो गो टू पिकनिक। आप ऑन द पिकनिक मत कर देना, है ना, पिकनिक, ऑन द पिकनिक क्यों नहीं, अरे पिकनिक ऑन द का मतलब समझते हो, कि जैसे अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर ऐसे रख दी, ये ऑन द है, लेकिन आप पिकनिक पर जाते हो तो इसका मतलब पिकनिक पर बैठ के जाते हो का, बात समझ रहे हैं ना। आप पिकनिक पे तो बैठ के जाते नहीं, ऑन द नहीं लगेगा, टू पिकनिक होगा या पिकनिक बोलो, बात समझ में आ गया। तो इज राम नॉट गोइंग टू पिकनिक, अब किसके साथ भैया, साथ का क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा, अपने दोस्त, तो हिज अ फ्रेंड, हिज अ फ्रेंड। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना, कोई डाउट, पक्का समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, जैसे हमने कहा क्या 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 मैं ये मैं को छोड़िए, क्या तुम क्या तुम आज आज क्या तुम आज आजमगढ़ नहीं जा रहे हो, बात समझे, क्या तुम आज आजमगढ़ नहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि क्या आया तो पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो यहाँ क्या हो गया, आर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, यू लिखोगे, क्योंकि जाने का काम तो आप ही कर रहे हो, तो सब्जेक्ट तो यू हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, नॉट, तो यू नॉट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब क्या हो गया, मेन वर्ब जाना तो गो में आईएनजी लगा दो, गोइंग, बात समझे। उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का है आजमगढ़, तो गोइंग टू आजमगढ़, है ना, आजमगढ़, ठीक है ना। और आज है ना, तो टुडे। हमने कहा था कि समय को आप या तो लास्ट में लिखो या तो फर्स्ट में लिख दो, दोनों सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। बात क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं। तो हम इसका अगला भाग देख लेते हैं, ठीक है। तो चले दोस्तों, अब इसका अगला भाग देख लीजिए, मतलब इसका बी पार्ट देख लीजिए। मतलब इसमें क्या होगा कि भाई जब जो आपका प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है ना, शब्द होता है वाक्य के बीच में आता है, बीच में आए, बात समझे कि नहीं। जब वाक्य के बीच में आता है तब क्या होगा, तो कुछ होगा नहीं, बस क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाता है, बाकी जो नियम ए का हो वही। तो ए का नियम क्या है, हेल्पिंग वर्ब था, सब्जेक्ट था, फिर नॉट था, फिर मेन वर्ब में आईएनजी था, फिर आपका ऑब्जेक्ट था, फिर रिमाइंडर था। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। तो यही नियम हम इसके बी वाले में यूज करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो कह दें कि आप आज आजमगढ़
क्यों नहीं जा रहे हैं, भैया क्यों नहीं जा रहे हैं? तो चलो बारिश हो गई होगी इसलिए नहीं जा रहे होंगे, तो फिलहाल देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन वर्ड क्या दिख रहा है आपको? वाई। क्यों का क्या होता है? वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? आर। क्यों आर? क्योंकि आप बहुवचन है, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट में आप हो गया यू। हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, मतलब ये एक वचन तो ये भी एक वचन, ये बहुवचन तो ये भी बहुवचन, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लगाओगे? नॉट। लिख दिया नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जाना है तो जाना का क्या होता है? गो। उसमें आईएनजी लगा दो तो हो गया गोइंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का हुआ है जी आजमगढ़, तो टू आजमगढ़ लिख दो। बात समझ में आ गया? आजमगढ़। बोलो। और आज है तो टुडे लगा दो आगे, आगे टुडे। क्लियर बात समझ में आ गया होगा? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया ना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि लिखिए, अरे लिखिए का देखिए, बाद में आप लिख लीजिएगा, है ना। तो वे सब आज क्यों नहीं पढ़ने आ रहे हैं? बात समझ में आ गया? तो फिर क्यों आया है, तो पहले इसी को आप लिखोगे तो क्या हो गया? वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होएगा? वे है तो आर। फिर हेल्पिंग वर्ब वे सब मतलब दे। बात समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये सब आप पहचान पाते हैं ना? थोड़ी फास्ट बता रहा हूँ मैं। यही सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, जो काम करता है। जाने का, अरे नहीं आने का काम कौन कर रहा है? वे सब ना, तो वही तो सब्जेक्ट हो गया। बात समझे कि नहीं? अब उसके बाद देख लीजिए क्या होता है कि उसके बाद आप लगाते हो नॉट, तो लगा दो नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है? आना, तो कम होता है उसमें आईएनजी लगा दो तो हो गया कमिंग। बात समझे? अब उसके बाद क्या हो गया? कहाँ भैया? पढ़ने। ऑब्जेक्ट क्या है? टू लर्न। टू लर्न, पढ़ने का मतलब यहाँ सीखने से, इसीलिए लर्नर लगाए, या स्टडी भी कर सकते हैं। उसके बाद आज टाइम दे दिया है तो टुडे। बात समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हैं ना? क्लियर समझ में आ रहा है? तो आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी समाप्त हो गया, लेकिन टाइम भी स्पीड से बढ़ ही गया है, अपने मुकाम तक पहुंच गया है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको सीखकर जो भी आप सीखते हैं उसका अभ्यास करिएगा। हो सके तो कोई बुक खरीद लीजिएगा जिसमें एक्सरसाइज होंगी, और उन एक्सरसाइजों को आप करिएगा। देखिए जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी चीज़ आ जाए पॉसिबल नहीं है। आप कुछ पल के लिए सीख सकते हैं लेकिन भूल जाएंगे, लेकिन जब आप अभ्यास कर लेते हैं तो वो कभी भूलता नहीं है। अगर भूलते हैं तो थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, ठीक है ना। केवल वीडियो देख लेना, नोट बना लेना बहादुरी नहीं होती है। बहादुरी वो होती है कि नोट को आप खुद से बनाएं। सीख देखने के बाद आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप खुद से नोट बना सकते हैं। अगर वो कभी कभी भूल जाते हैं, देखना भूल जाते हैं, मतलब नहीं याद आता, तो देख सकते हैं। बात समझे ना? लेकिन नोट खुद का बनाएं, कॉपी ना करें कि देखा उतारा। वो अलग बात है कि चूंकि हमेशा तो वो आपके पास रहेगी नहीं वीडियो, तो आप नोट कर लीजिएगा, वो अलग बात है, नोट करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक आपका खुद का नोट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो नोट बनाइए। देखिए इतिहास जो भी बनाते हैं उनको लिखने में महारत हासिल होती है, तो लिखने वाला ही इतिहास बनाता है। तो इसलिए आप ये न सोचिए कि हम एक बार नोट बना लिए और फिर अब नहीं बनाएंगे, तो बनाते रहिए जब तक आपको क्लियर ना हो जाए, तब तक बनाते रहिए। एक दिन आएगा जब आपके पास इतनी पावर हो जाएगी कि आप बिना देखे ही सब कुछ वर्णन कर सकते हैं। तो ये कब आएगी? जब आप लिखना शुरू करेंगे, जब उसे बार बार लिखेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। आपका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपके जितने भी दोस्त यार हैं,
आप सभी लोगों तक इसे पहुंचाइए। आप लोग इतना तो ईमानदारी दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।